जैक अटाली, एक राइटर जिसने कि 2006 का फाइनेंशियल क्रैश प्रेडिक्ट किया था, उसने एक और प्रेडिक्शन की है कि 2035 तक यूएसए अपनी दुनिया से बादशाह खो चुका होगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, सऊदी अरेबिया जिसकी पूरी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पे टिकी हुई है, उसके सारे ऑयल रिजर्व्स खत्म हो चुके होंगे एंड दे वोंट हैव ऑयल टू एक्सपोर्ट। सर्जन्स के पास में भी नर्व रीरूटिंग की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी जिससे कि पैरालाइज्ड लोगों को सही किया जा सकता है। नई ट्रेन टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी विद ट्रेन्स दैट कैन ट्रैवल 3 टाइम्स फास्टर देन प्लेन्स। एक बंदा ऑन एन एवरेज 25 डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा। मार्स में शायद 1 मिलियन लोग पहुंच चुके होंगे और लोग आज के टाइम के बारे में सोच के नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, जस्ट लाइक हाउ वी आर फॉर 90s। वो दिन भी क्या दिन थे। So there is a lot that is going to happen. So let's start with space. स्पेस की दुनिया में क्या हो रहा होगा? तो 2024 में SpaceX अपना पहला स्पेसशिप मार्स पे भेजने वाली है और तुरंत सिर्फ इसके 2 साल बाद SpaceX अपना मार्स के लिए मैन मिशन भेजने वाली है। और SpaceX से टारगेट इसलिए अचीव करना चाहता है क्योंकि SpaceX के फाउंडर इलॉन मस्क 2050 तक मार्स पे सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और ये इलॉन मस्क की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और नासा ने भी इसके 4 साल बाद दैट इज 2030 में अपना पहला मार्स के लिए मैन मिशन प्लान किया है और मे बी 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन कर दिया जाएगा और ये उसके बढ़ते मेंटेनेंस के खर्चे की वजह से है। लास्ट 20 इयर्स में यूएसए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगभग $100 बिलियन खर्च कर चुका है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि वो 2026 तक एक ऐसा स्पेस होटल बना चुके होंगे जो एक बार में 260 गेस्ट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता होगा। इसमें एक नॉर्मल होटल की तरह सारी फैसिलिटीज होंगी लाइक एंटरटेनमेंट, जिम, रेस्टोरेंट, सब कुछ। और इस 11,600 स्क्वायर फीट के होटल को बनने में लगेंगे अप्रॉक्स 2 से 3 साल। और नेक्स्ट इवेंट होगा 2036 में जब नासा अपने 2 स्पेस प्रोब्स को हमारे सबसे क्लोजेस्ट सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी पे भेजेगा। अल्फा सेंचुरी यहाँ से 4.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है और ये दोनों प्रोब्स 20 साल दैट इज 2056 तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे और वहां के हैबिटेबल जोन के प्लैनेट्स की पिक्चर अर्थ तक भेजेंगे। इतनी देर तक स्पेस के बारे में बात करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू वेदर एंड क्लाइमेट। लेट्स फाइंड आउट कि कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे लगने तो नहीं वाले हैं। लग गए। तो नासा के ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2037 तक नॉर्थ पोल से सारी बर्फ पिघल चुकी होगी और हमें आर्कटिक सी में कोई बर्फ नहीं मिला करेगी। आर्कटिक सी की आइस मेल्ट होना एक बहुत बड़ा इशू है और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट इसे 1979 से मॉनिटर कर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू देम हर डिकेड 13.1% आर्कटिक सी की आइस मेल्ट होती है और इस रेट से 1979 तक सारी आइस मेल्ट हो चुकी होगी। सो मे बी 2037 की समर्स में नॉर्थ पोल में आइस ना हो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इससे कई नेशंस का फायदा तो कई नेशंस का नुकसान भी होगा। इस आइस के मेल्ट होने से चाइना को यूरोपियन नेशंस के साथ ट्रेड करने के लिए एक नया सी रूट मिल जाएगा। लेकिन इटली की वर्ल्ड फेमस हनीमून लोकेशन वेनिस 2028 तक वाटर लेवल राइज होने की वजह से रहने लायक लोकेशन नहीं बचेगी। और यहाँ बात नेशन के फायदे या नुकसान की नहीं है, इस वजह से जो नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे। तो अब इतनी सारी बातों के बाद लेट्स मूव ऑन टू टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितने एडवांस हो चुके होंगे? क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें और टेक्नोलॉजी का जिक्र ना हो, मजा नहीं आ रहा है। सो गूगल के फेमस इन्वेंटर रे कुर्ज़वेल ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2045 तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि रोबोट्स इंसान पर राज करने लगेंगे और इस इवेंट को उन्होंने नाम दिया है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। और इसका मतलब ये है कि तब तक रोबोट से सिर्फ एक सिंगुलर सबसे इंटेलिजेंट एंटिटी बचेंगे। मतलब ये उस टाइम को बताता है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि ये ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और अगर हमारा टेक्नोलॉजी पर से कंट्रोल चले जाएगा तो एक बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है कि रोबोट्स हम पे राज करेंगे। और इसको काउंटर करने के लिए ह्यूमंस के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि हम हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए खुद ह्यूमन साइबॉर्ग्स में कन्वर्ट हो जाए, अपने ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके हाथ और पैर रोबोट्स की तरह लगाएं और इससे हमारी सोचने की और फिजिकल एक्टिविटीज करने की कैपेबिलिटी काफी हद तक इम्प्रूव होगी और तब जाके हम कहीं इस मुकाबले में कम्पीट भी कर पाएंगे। और भी कई सारे इवेंट हैं जैसे यूएसए वोंट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कॉफी विल बी अ लग्जरी और सिर्फ कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे, कंट्रीज को कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा और फ्लड्स और बाकी नेचुरल डिजास्टर बहुत कॉमन हो जाएंगे, डॉक्टर सक्सेसफुली ब्रेन इम्प्लांट करने लगेंगे और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ ब्रेन प्रिंट्स भी आ चुके होंगे, साइंटिस्ट मेमोरी फीड और इरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी ला चुके होंगे, कई सारी कंट्रीज में डीजल और गैसोलीन बैन हो चुका होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स नॉर्मलाइज हो चुकी होंगी और फ्लाइंग कार्स भी काफी हद तक यूज होने लगेंगी। 50% ग्लोबल पॉपुलेशन के पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं होगा और लगभग 50% अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से कट चुका होगा। सो द फ्यूचर इज रियली इंटरेस्टिंग या फिर शायद टेरिफाइंग। अभी फ्यूचर के इवेंट्स की लिस्ट तो नेवर एंडिंग है, पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अब अगर तुम्हें ये जानना है
that why is India so poorly planned, तो तुम इस वीडियो को क्लिक करो। और अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर कैसा है, टेरिफाइंग या इंटरेस्टिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।